तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मीडियन ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स नो टू ऑफ विच आर इक्वल इज 5. व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज इंटीजर्स. तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का. करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो. नहीं नहीं, पहली बात तो उसने तुमको क्या बोला है, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स नो टू ऑफ विच आर इक्वल, उसका मीडियन 5 है. तो एक तरह से वो तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होते हैं तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वही मीडियन की वैल्यू होती है. तो 5 हो गया तुम्हारी बीच वाली वैल्यू. अब अगर तुमको अरिथमेटिक मीन बताना है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू उसका बताना है, तो तुम्हें 5 के बाद वो नंबर ढूंढना है पॉजिटिव में जो सबसे छोटा है, और 5 से पहले भी वो नंबर ढूंढना है जो सबसे छोटा है. तो 5 के बाद कौन सा नंबर होगा जो सबसे छोटा है पॉजिटिव में? 6. और 5 से पहले कौन सा नंबर होगा सबसे छोटा? 4. 1 होगा ना. 4 कैसे हो गया सबसे छोटा? 5. तो 5 के बाद जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा वो 4 होगा. हमें तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मीन निकालना है, तो हमें 5 से पहले जो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है वो देखना है, दैट इज 1. तो अब इन तीनों वैल्यूज का ही वो तुम्हें मीन निकालने के लिए बोल रहा है, और मीन इसका हो जाएगा 1 + 5 + 6 अपॉन में 3, दैट मीन्स 12/3. आंसर इज 4. ये समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं? इसके लैंग्वेज के बाद समझ में आ गया. चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, ऑलरेडी तुम्हारे पास में एक डेटा है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है और उसने तुमको असेंडिंग ऑर्डर में बना के दे दिया है, लेकिन उसके अंदर दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि x के टर्म्स में है, और हमारा क्वेश्चन ही यही है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. मीडियन हमें गिवन है, तो आई थिंक आराम से कर लोगे, करके बताओ. सिक्सटी, क्योंकि हमारे टोटल वैल्यूज आई थिंक काउंट करने पे 10 आ रहे हैं, विच इज अ इवन नंबर. और कल मैंने बताया था कि जब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एक इवन नंबर होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2. तो 10 हो गया तुम्हारा. 10/2 मतलब 5th, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वैल्यू 6th, इनको ऐड करके बाई 2 करना है. तो इस डेटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले ही रख चुके हैं, तो 5th और 6th वैल्यू हो गया x और x+3. तो इनको ऐड करके बाई 2 करने पे तुम्हारा मीडियन आ जाएगा जो कि ऑलरेडी गिवन है 61.5. अब इसको सॉल्व कर लो. 2x + 3 = 123 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 2x हो गया 120, और फाइनली x की वैल्यू आ गई 60. हमें x ही निकालना है, तो आंसर इज 60. समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ओके, यहाँ पे तीन चीजें हैं, डेटा है एक्चुअली, तीन क्वेश्चंस हैं इसके अंदर में. उसने तुमको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड मीडियन ऑफ 6 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है. अब वो जो 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको उसने ऑलरेडी लगा दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, ए बी सी, ए सबसे छोटा, फिर बी, फिर सी, और नंबर्स हैं ए बी बी सी सी. अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है 7/3, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है 2, और मीडियन की भी वैल्यू है 2. You have to find all these things. What is the sum of the squares of all the 6 numbers? फिर what is the value of C? What is the value of mod? देखो इसको करके.
एबीसी की वैल्यू को निकलवाने के लिए उसने तुमको तीन चीजें दे रखी हैं, एक एरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक मीडियन। तो आई थिंक तुम्हारे पास में दो तीन इक्वेशंस आ जाएंगे जिससे हम लोग एबीसी निकाल सकते हैं। हाँ भाई, क्या दीपक लेट तुम्हारा है, दो क्वेश्चन हो गया। कोई नहीं कोई नहीं, चल ठीक है। यहाँ थर्ड क्वेश्चन से है, पहले दो क्वेश्चन देख लेना, बाद में वो इजी थे, ये क्वेश्चन है बढ़िया, यहाँ से स्टार्ट करो। हम्म। ओके, बोलते जाओ। फर्स्ट तुमने अगर निकाला तो सी की वैल्यू तो आ ही गई होगी, 1 2 एंड 4, ठीक है। 1 2 और 4 या 1 2 और 5, एक बार चेक कर, क्योंकि अच्छा 42 तो तेरा आ ही गया, 1 2 4 ही होगा फिर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 2 4 है, तो इसका मतलब है कि तूने दो आंसर तो निकाल लिए, एक तो इसका आ गया 42, आ गया 4। इसका आंसर होगा नो मॉड, क्योंकि कल मैंने बोला था तुम लोग को कि मॉड जो होता है वो या तो दो वैल्यूज हो सकते हैं या फिर एक वैल्यू हो सकता है या फिर दो वैल्यू हो सकता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक थर्ड वैल्यू भी है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा नो मॉड। बाकी एरिथमेटिक मीन जब निकालते हैं तो सारे वैल्यूज को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो पहला इक्वेशन यहां से बन गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 7/3। टू सब में है तो टू को कॉमन ले लो, टू टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 7/3। ये दोनों कैंसिल हुए तो एक इक्वेशन आ गया तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है सबका प्रोडक्ट, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टोटल ये 6 वैल्यूज है, 1/6, इसकी वैल्यू 2 ले रखी है। अब ए बी सी का जो 2 है उसको पावर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा, और क्यूबिंग करते ही एक और इक्वेशन आ गया, ए बी सी इक्वल्स टू 8। और मीडियन तुमको स्ट्रेट अवे वैल्यू दे देगा, वन ऑफ देम बी की वैल्यू। 6 वैल्यूज है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे तो थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू दोनों ही बी हैं, बी प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई स्ट्रेट अवे 2। ये तुम्हारा तीसरा इक्वेशन है और साथ में तुम्हें बी की वैल्यू भी मिल गई। अब इस बी को यहाँ और यहाँ पुट कर लो, तो दो इक्वेशन आ जाएंगे, ए प्लस सी इक्वल्स टू 5 एंड ए सी इक्वल्स टू 4। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ए होगा 1 और सी होगा तुम्हारा 4, क्योंकि उसने पहले ही ऑर्डर बता दिया था कि ए मस्ट बी लेस देन बी एंड बी मस्ट बी लेस देन सी। तो एबीसी जब हमें तीनों मिल गए हैं तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 42, वैल्यू ऑफ सी तुमने निकाल ही लिया, यहाँ पे 4 आ गया है। और तीन वैल्यूज कभी एक साथ इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं हो सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा नो मोड। आई होप इट इज क्लियर। बोलो। हम्म। हाँ, सबसे क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, क्या हुआ, उसमें डाउट किया? नहीं, तीन वाले नहीं आ सकते, हाँ तीन वाले नहीं आ सकते, ट्राई मॉडल डेटा होता नहीं एक्चुअली, देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्राई मॉडल डेटा। हाँ, या तो एक बार बार रिपीट हो रहा होगा या दो वैल्यू बार बार रिपीट होंगे मैक्सिमम नंबर टाइम। ट्राई मॉडल, देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्राई मॉडल, ठीक है। और इसमें एक और तरीके से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, हमने कल एक रिलेशन पढ़ा था, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस बार तुम्हारे पास में ये दोनों वैल्यूज तो है, क्योंकि जो मीन होता है वही अरिथमेटिक मीन होता है। तो 3 इंटू जो भी मीडियन की वैल्यू है वो है 2 और मीन की वैल्यू है 7/3। अब सॉल्व करो, ये फ्रैक्शन में चले जा रहा है, तो सो नो सच मॉड एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेटाबेस वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है, एवरेज एज ऑफ 6 पर्सन लिविंग इन अ हाउस इज 23.5 ईयर।
3 of them are major and their average age is 42. Difference in ages of 3 minor children is same. अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स उसने बना दिए हैं. फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द मीन ऑफ द एज ऑफ द माइनर चिल्ड्रन, और साथ में एक और है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द एज ऑफ द माइनर चिल्ड्रन. तो दोनों चीजें निकालनी है, एक इनके मीन ऑफ एज ऑफ माइनर चिल्ड्रन और एक इसका मीडियन ऑफ एज ऑफ माइनर चिल्ड्रन. फर्स्ट का 5 आएगा, ठीक है. मीडियन में भी 5 आ रहा है. चलो एक बार करके देखते हैं. तो मीन वाला पार्ट तो सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं. मीडियन हमने निकाला कैसे वो देखना है. तो सबसे पहले 6 पर्सन्स हैं, उनका एवरेज अगर 23.5 है तो हम लोग सम निकाल लेते हैं इन 6 पर्सन्स के एज का. दैट इज इक्वल्स टू 23.5 इंटू 6. ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 141 आ जाएगा. अब इस 141 में 3 मेजर है और 3 माइनर है. अच्छा, अब उसने क्या किया है, 3 मेजर के एवरेज एज के बारे में जानकारी दे दी है कि उनका एवरेज एज 42 है. मतलब 42 इंटू 3 126. 141 में से 126 तो सम हो गया सिर्फ 3 मेजर का. तो बच्चों के एज का जो सम बनेगा वो 15 का बनेगा. तो 15/3 करके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. एवरेज ऑफ 3 माइनर चिल्ड्रन इज 5 ईयर. अब दूसरे पार्ट को करने के लिए उसने एक लाइन दिया है तुम्हें कि ये जो भी 3 बच्चों के एज हैं उनके डिफरेंस को अगर देखेंगे, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव बच्चे के एज के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो वो सेम है. तो हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि 15 सम लाने के लिए जो 3 बच्चों के एज होंगे, सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है 555, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस इज 0. उसके बाद नेक्स्ट बन सकता है 159. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 का बन गया. दूसरा बन सकता है 2, बताओ 4 नहीं, 2 4 नहीं, 2 नहीं और बनेंगे ना 258. देखो 258 भी तो तुम्हारा सम दे रहा है 15 का, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 3 का. एक और बनेगा दैट इज 456. 456 में कॉमन डिफरेंस 1 का बन गया. 3 को लेके बनाने की कोशिश करेंगे तो एक और बन सकता है 3, 5 और 7. तो हर केस में तुमको देखो, लेकिन कॉमन डिफरेंस भले ही सेम मिल रहा हो, लेकिन जो बीच वाली वैल्यू है वो तुम्हारी फिक्स हो गई है 5 से. और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द एज ऑफ माइनर चिल्ड्रन. तो करेक्ट आंसर इज 5 ईयर. आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चल चल ठीक है. कितने केस बन रहे हैं ये जरूरी नहीं है, हमें 2-3 केस बना के ये देख लेना है कि जो बीच वाला वैल्यू है वो कौन सा है. वो तो मैंने जबरदस्ती 6 केस बना दिए, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड केस में ही दिख गया था हमें कि वो बीच का जो वैल्यू है, मीडियन जो है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 5. तुमने बना लिया, अच्छा किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे मेरे ख्याल से. मीडियन ऑफ 5 वैल्यूज आर गिवन टू यू. 5 वैल्यूज इज x/5, x/4, x/2, x एंड x/3. जहां पे उसने ये बता दिया है कि योर x इज अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, और मीडियन दे रखा है 8. तुम्हें फाइंड करना है x की वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 24. ये तो किया हुआ तुमको लग रहा होगा. तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में x/5 आया, फिर x/4 आया, फिर आएगा x/3, फिर x/2 और फिर x. ये हमने असेंडिंग लगा लिया. जो बीच वाली वैल्यू है वही मीडियन होती है, और वो हम लोग को दे रखा है 8 के इक्वल. तो सीधा सीधा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 24. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, ये करो, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है. इसमें तुम्हें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं. समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n ऑफ xi फ्रॉम 2 इज 110, और फिर एक और दे रखा है समेशन i इक्वल्स टू 1 to n ऑफ xi फ्रॉम 5.
मतलब इस क्वेश्चन को जब वो पुटअप करेगा तो इस तरह से करेगा कि द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम 5 इज 20 and the sum of deviations of n values from 2 is 110. What is the mean of this particular data? इस तरह से ये क्वेश्चन सम ऑफ डेविएशन करके बोलता है। तुम्हारी हर वैल्यू जो है वो डेविएट हो रही है 2 से, और उन सबको जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसका सम आ रहा है 110। और इसी तरह से हर वैल्यू को अगर मैं डेविएट कर रहा हूँ 5 से एक डेटा के अंदर तो उसका सम आ रहा है 20 के इक्वल। तो बताओ मीन क्या होगा? यस, क्या हुआ इस क्वेश्चन में? इक्वेशंस बने दो इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और मेन चीज क्या है कि उसके लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, क्या रहा है। कर रहे हो या बताओ? हाँ, कितना आ रहा है? 30। क्या 30 किस चीज की वैल्यू आई वैसे? नहीं, आंसर कहाँ से 30 आएगा? तुमने 30 जो निकाला है वो क्वेश्चन में एक आंसर का पार्ट निकाला है। तुमने मीन नहीं निकाला है। तुमने पता है क्या निकाला है? एन निकाल लिया है। क्योंकि जब ये इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको पहले खोल लेंगे। खोल लेने का मतलब क्या है कि समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू एन, समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू एन, ऐसे लिखेंगे इसको। समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू एन ऑफ एक्स आई माइनस समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू एन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 110। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दो। इसका मतलब हुआ कि तुमने 2 को ऐड करना है n टाइम्स, और जिस नंबर को तुम जितनी बार ऐड करते हो उसकी वैल्यू उसी से उतनी बार मल्टीप्लाई होती है, मतलब 2n हो गया। और उसी तरह से दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू एन ऑफ एक्स आई, और वहां पे तुमने 5 को n टाइम्स ऐड करना है तो 5n इज इक्वल्स टू 20। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 3n इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स n आया है तुम्हारा 30। अब देखो, तुमको अगर मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, कल मैंने बताया था, सबसे पहला फॉर्मूला, हाँ, समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू एन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और n तुमने निकाला है 30। तो इस n को निकाल के अभी तुमको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेना है। इसमें तो छोड़ो, इसमें पुट कर लो। तो ये अब बन गया क्या? समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू 30 ऑफ एक्स आई माइनस 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 110। तो जो न्यूमरेटर पार्ट है यहाँ पे तुम n को रिप्लेस कर सकते हो 30 से, और यहाँ पे भी आ जाएगा 30। तो तुम्हारा ये वैल्यू आ गया, यहाँ से देख लो, समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू 30 ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 110 प्लस 60, दैट इज 170। तो ये 170 जैसे ही मिला, इसको यहाँ बैठा दो और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर लो, तो 17/3 तुम्हारा मीन का वैल्यू। तुमने जो निकाला था वो n की वैल्यू निकाली थी। अब ऐसा एक क्वेश्चन और आएगा अभी स्लाइड में, तो उसको देखना करके वो बनता है कि नहीं। ये समझ में आया अभी? हाँ, चलो फिर एक आएगा अभी और क्वेश्चन इस तरह का। अच्छा, ये तो अलग है, ये कर लोगे मेरे ख्याल से। इन एन एग्जामिनेशन द स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग वाज 40%, and out of 9 students who gave the exam, 4 had failed and the remaining got this many percentage। तो तुमको बताना है मीडियन ऑफ द परसेंटेज मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रहे
बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जो बच्चे पास हुए हैं या जिनका परसेंटेज हमारे पास में उन्हीं का निकालना है। ऐसा नहीं है। उसने कहाँ पे लिखा है ये बात कि मीडियन ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो तुम्हें ये मान के चलना है कि उसको 9 स्टूडेंट्स, टोटल 9 स्टूडेंट्स के मीडियन के बारे में पता करना है। नाउ डू इट। फिफ्टी वन। अच्छा ओके, तुमने स्टार्ट कहां से किया, जो बच्चे फेल हुए हैं उनके मार्क्स 40% से कम है, तो उसको अब तुम कुछ भी मान लो कि बट होंगे तो सबसे छोटे वही, तो x1 x2 x3 x4 ये वो बच्चे हैं जिनके स्कोर 40% से कम है आउट ऑफ 9, और जो बचे हुए 5 हैं जिनके परसेंटेज हमें मालूम है उनको हम लोग लगा लेंगे अपना असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आया 51, फिर आएगा 57, फिर आएगा 68, फिर आएगा 79 और फिर आएगा 80। तो टोटल हमारे पास 9 बच्चे हैं एंड 9 इज अ ऑड नंबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का n प्लस 1/2th। तो सीधा सीधा बीच वाली वैल्यू देख लेंगे, दैट इज फिफ्थ वैल्यू, और फिफ्थ वैल्यू हमारे पास में क्या है, फेलियर्स को मिला के फिफ्थ वैल्यू इज 51। करेक्ट आंसर इज 51%। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स is computed as 6 and later on it was found that a number 8 is wrongly read as 12। मतलब गलती से एक नंबर जिसको 8 पढ़ना था उसको हमने रॉन्गली क्या पढ़ लिया है, 12। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। कैसे अप्रोच ले रहे हो? ज्योमेट्रिक मीन का मैंने कल फॉर्मूला बताया था, जितने वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट के पावर में 1/3, क्योंकि 3 है। बोलो कौन सा आ रहा है? सी आएगा, राइट। क्योंकि अगर हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं ए बी सी और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो पावर में 1/3 लिख के इसको 6 के इक्वल करेंगे। अब ए बी सी क्यूबिंग करने के बाद आ जाएगा 216। बट हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये नंबर 8, एक नंबर था 8, इसको हमने गलती से क्या पढ़ लिया है, 12। तो इसका मतलब है कि जो एबीसीएस में से एक वैल्यू गलत है, और वो गलत वैल्यू कौन सी है, सपोज कर लेते हैं बी है, वो 12 पढ़ा गया है, तो 12 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, और 12 को हटाने का मतलब है कि इसको यहाँ बेच के डिवाइड मार दो। अब इसको काटो तो तुम्हें प्रोडक्ट एसी का सही प्रोडक्ट मिल गया 18। अब हमने करेक्ट जीएम की तरफ मूव करना है। तो जब हम लोग करेक्ट जीएम की तरफ मूव करेंगे तो ए सी की जगह तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बी जो कि होना चाहिए था 12 वो 8 आ गया था, नहीं जो वैल्यू होना चाहिए था 8 वो आ गया था 12, तो हमने तो उसको हटा दिया है, तो सही वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, और ये हो गया 18 इंटू 8 पूरे के पावर में 1/3। अब यहाँ पे 1/3 मतलब 18 इंटू 8, तो देखो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाता है और 18 का कोई क्यूब रूट होता नहीं है, तो करेक्ट जीएम हो गया तुम्हारा 2 क्यूब रूट ऑफ 18। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे तुमको दे रखा है, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है बट है ये करेक्ट उसका कंबाइंड मीन का। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार आराम से। एक क्लास है जिसके 3 सेक्शन है एबीसी, और उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 35, 35 एंड 30। इनका एक पेपर होता है किसी सब्जेक्ट का, और ए एंड बी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं ए और बी सेक्शन में, उनका मार्क्स आउट ऑफ 100 है 74 एंड 70। बट सेक्शन सी का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है, और वहाँ के बच्चे एवरेज स्कोर करते हैं आउट ऑफ 75 51। और अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय ऑल द 100 स्टूडेंट्स ऑफ द 3 सेक्शंस। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है जहाँ पे वो 75 से काउंटिंग हुई है, बस उसको थोड़ा सा देख लेना कि उसका क्या करने वाले हो।
ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोगों को कल की क्लास में। 2 की जगह अगर 3 कैटेगरी आ जाती है तो उस फॉर्मूला को हम लोग उसी हिसाब से एक्सपेंड कर देंगे। यस, क्या क्या किया अभी तक बताओ, क्योंकि जैसे ही टाइम टाइम हो जाता है ना 1.5-2 मिनट, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि थोड़ा कैलकुलेशन घातक तरीके से कर रहे हो कुछ। तो कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले देखो, 3 अलग अलग सेक्शंस हैं और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अलग अलग हैं। तो हम लोग जब ये फॉर्मूला लगाएंगे कंबाइंड मीन का, तो सिंस देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पर्संस, तो इसको लिख देंगे x1 2 3 एंड देन बार, और फॉर्मूला बन गया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, और अपॉन में आ गया n1 प्लस n2 प्लस n3। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, तो 35 मल्टीप्लाइड विथ इनका एवरेज स्कोर आउट ऑफ 100 74 है। फिर सेक्शन बी में आते हैं, उसमें भी 35 बच्चे हैं, बट इनका एवरेज है आउट ऑफ 100 70। अब आते हैं सेक्शन सी में, जहां 30 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि इनका एवरेज 100 में से नहीं है, इनका एवरेज 51 है आउट ऑफ 75। क्या करेंगे बताओ? इसको 100 में लाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, बताओ? वी शुड, हाँ बोलो। हाँ, मतलब परसेंटेज निकाल लेंगे एक तरह से। जैसे हम लोग को अगर 75 आया 51 में, तो उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे भी वही कर लो, ये तुम्हारा आएगा 68%। तो ये जो परसेंटेज यहाँ लिखोगे, मार्क्स 68 हो जाएगा, और नीचे n1 n2 n3 सबको ऐड कर लो, ये 100 आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व करना है, बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 70 पॉइंट, हाँ अपॉन ये आएगा 2590। किसकी वैल्यू बताई तुमने, इस पूरे की? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, वो सब कुछ करके 70.8 आएगा तुम्हारा। जो लास्ट आंसर आएगा वो 70.8 आएगा, क्योंकि तुमको उसको डिवाइड भी करना है, n1 प्लस n2 प्लस n3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड भी करना है, तो वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 70.8। चेक कर लेना एक बार, ये सब तो सही है बिल्कुल, बस इसको एक बार चेक कर लेना, 70.8 आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लो। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 45, and later on it was found that 2 observations 19 and 31 were incorrectly recorded as 91 and 13। मतलब तुमको फिर से वही क्वेश्चन मिल रहा है जैसे अभी ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन मिला था। इसमें अरिथमेटिक मीन दे रखा है और 2 वैल्यूज गलत आ गए हैं। 19 एंड 31 वेयर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 एंड 13। दैट मीन्स इनकरेक्ट जो है वो 91 एंड 13 है, तो जो इनकरेक्ट है उसको हटाना है और जो सही है उसको लाना है, और फिर उसको डिवाइड कर देना है 100 में से। बताओ कौन सा आ रहा है? सी आएगा, क्योंकि पहले हम लोग मीन दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन का 45, तो पहले सम निकाल लेंगे। सम ऑफ दीज 100 वैल्यूज विल बी इक्वल्स टू 4500। अब रॉन्ग वैल्यूज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे और इंग्लिश सही होने पे तुमको रॉन्ग वैल्यूज मिलेंगे। 19 एंड 31 वेयर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 एंड 13, मतलब 91 और 13 को तुमको माइनस करना है, और राइट वैल्यूज को ऐड करना है। राइट वैल्यूज 50 हो गए, यहाँ पे प्लस 50 कर लो, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा होगा 444। तो ये आ गया तुम्हारा करेक्ट सम ऑफ 100 वैल्यूज। तो करेक्ट सम ऑफ 100 वैल्यूज ही हमें करेक्ट मीन तक पहुंचाएगा, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा 44.46। यही है तुम्हारा करेक्ट मीन, दैट मीन्स सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ ये करो, मीन ऑफ एन आइटम्स इज एक्स बार if the first item is increased by 1, second by 2 and so on, then what is the new mean? थ्री पार्ट आ रहा है, कैसे बताओ, एक कैसे किया? सबसे पहले तो मीन ऑफ एन आइटम्स इज एक्स बार जब उसने बोला तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 अप टू xn अपॉन n इज इक्वल्स टू एक्स बार। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, सेकेंड वैल्यू को 2 से बढ़ाना है, थर्ड वैल्यू को 3 से बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इस तरह से अगर हम लोग चलें तो आखिरी वैल्यू को बढ़ाना है n से। तो क्या इससे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ रहा है? तो आंसर होगा नहीं, इसमें तो कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो n ही है। तो अगर हमें इस पूरे का मीन चाहिए तो जो वाला पार्ट मुझे पता है मैं उसको पहले सेपरेट कर देता हूँ। तो हर ब्रैकेट का जो पहला टर्म है उसको अलग करके एक ब्रैकेट में डाल लो एंड दैट इज डिवाइडेड बाई n, और जो बच गए वो है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई n। तो इतने तक का आंसर तो हमें पहले से ही मालूम था, दैट इज एक्स बार। तो जो चेंज आएगा वो इस वैल्यू की वजह से आएगा। अब ऊपर वाले वैल्यूज का जो सम है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, और नीचे एक n से डिवाइड भी हमने किया है तो ये n और ये n कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन, दैट इज एक्स बार प्लस n प्लस वन बाई टू। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन वो बनाता है पेपर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ ये मैं कह रहा था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। तुम्हें दे रखा है एक टेबल जिसमें 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स के बारे में बताया गया है कि उनकी मीडियन लाइफ जो है वो 20 आवर्स है, और एक पूरा टेबल दिया हुआ है उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या कर रखी है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में बेसिकली होता क्या है कि मीडियन वो तुमको पहले दे देगा और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स उसने पहले ही दे दिया है, तो वह एक्स और वाई की वैल्यू दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। हाँ भाई बोलो, सी एफ का कॉलम रेडी हो गया। सबसे पहले तो सी एफ रेडी करेंगे, और जब सी एफ रेडी करने जाएंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन और मिल जाएगा। देखो 7 हो गया, ये 7 प्लस एक्स, 47 प्लस एक्स, 47 प्लस एक्स प्लस वाई, 57 प्लस एक्स प्लस वाई, और सबसे लास्ट में 59 प्लस एक्स प्लस वाई। अब कल की क्लास में मैंने तुम लोग को बताया था कि सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है कैपिटल एन दैट इज 100, तो ये 100 जो होता है वो हमेशा इसके लास्ट वैल्यू के इक्वल होता है। तो एक इक्वेशन तुमको यहाँ से मिल गया 59 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, दैट विल गिव यू 41। अब दूसरा बनाने के लिए तुम्हें मीडियन का फॉर्मूला एक बार लिखना पड़ेगा, और कल मैंने समझाया था कि जिस क्वेश्चन में तुम्हें मीडियन पहले से दे रखा है
उस क्वेश्चन में मीडियन क्लास निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें मीडियन क्लास हम लोग उसी को बनाते हैं जिसके अंदर मीडियन क्लास, हाँ 18 से 20 थे, क्योंकि 20 है तो ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। इसके ऊपर पूरा बॉक्स बना दिया है मैंने। L इज द लोअर लिमिट, मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 20 इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 18, n/2 मतलब 100/2 50 हो गया। अब बताओ कैपिटल F किसको लेते हैं? नहीं 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 नहीं, कल मैंने क्या समझाया था, कैपिटल F इज ऑलवेज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर मीडियन क्लास, तो 7 + x, और चूंकि माइनस का साइन है तो ये -7 - x, और स्मॉल f जो होता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ स्मॉल f की जगह 40। एंड व्हाट इज h? क्लास साइज कितना है हमारा? हाँ तो ये 5 है। बस इसके आगे और क्या करोगे, इसको यहाँ फेंक दो, 2 हो जाएगा, या इसको काट देगा 8 में, तो ये हो गया 43 - x/8 इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में 43 - 16 27 आ गया, और एक तुमने इक्वेशन पहले बनाया 14 हो जाएगा, 27 को वहां पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 14 हो गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, ये जरूरी है। अच्छा हाँ, ये मैं क्वेश्चन कह रहा था ना आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा वाला क्वेश्चन, जो डेविएशन वाला हमने अभी किया था थोड़ा देर पहले, उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वाला। एडवांस तो नहीं है, इजी है वैसे, उससे ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 and 20 आर p and q respectively. If p minus q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये निकालना है हम लोग। क्या बना रहे हो इसकी इक्वेशन बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह। हाँ बोलो बोलो बताओ। हाँ हाँ राइट, ये एक बन गया तुम्हारा, हाँ दैट इज इक्वल्स टू p। हाँ, और दूसरा हो गया समेशन i इक्वल्स टू n xi, इसको हम लोग डेविएट कर रहे हैं 20 से, तो ये वैल्यू दे रखी है q की। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम एज इट इज यहाँ क्या करेंगे, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n of xi माइनस 10n इज इक्वल्स टू p, एंड समेशन i इक्वल्स टू 1 to n of xi माइनस 20n इज इक्वल्स टू q, ये लिख लेंगे। और अब तुमको एक हिंट उसने ये भी दे दिया है कि p माइनस क्यू तो मुझे लाना ही है, तो क्यों ना मैं इसी स्टेप में इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा सीन दिखाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 10n और यहाँ पे आ गया p माइनस क्यू, और p माइनस क्यू की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लो, क्योंकि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अगर 10,000 है तो p माइनस 100 आ गया, और ये 100 यहाँ रखते ही 10n इक्वल्स टू 100, n की वैल्यू आ जाएगी 10, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये? चलो आई थिंक इसके आगे हम लोग आज और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक टाइमर लगा हुआ है। तो तुम लोग ना पुराने कुछ पेपर 1-2 नहीं किए हुए हो, उसको आज कंप्लीट करो। आज मैं तुम लोगों को कुछ नया नहीं भेज रहा, एक प्रॉफिट लॉस का मैंने तुम लोगों को भेजा था, वो मिला ही नहीं मुझे, उसी को बैठ के अभी आज कर लो। ठीक है, इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन राउंड कर लेंगे, कल के क्लास एक और रख लेंगे क्वेश्चन राउंड की, और उसके बाद वेडनेसडे को इसका एक छोटा सा पेपर दूंगा तुम लोग को, उसको करना। ठीक है, चल टेक केयर।